हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। आज सुबह में क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए गुड मॉर्निंग। और आप लोग दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, शाम में देख रहे हो तो गुड इवनिंग। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज की क्लास में लोग शुरू करेंगे धारा मापी। धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा मापी। पिछली क्लास में क्या हम लोगों ने पढ़ा वो थोड़ा देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही कुंडली पर कार्यरत बलाघूर्ण, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही कुंडली या लूप पर कार्यरत बल आघूर्ण। हम लोगों ने देखा था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, उसमें ये कॉइल रखा हुआ था, आयताकार कॉइल जिसकी चौड़ाई b, लंबाई a, I धारा प्रवाहित हो रही थी। इस पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान कितना था, I AB साइन थीटा, है ना। ये हम लोगों ने इसका डेरिवेशन देखा था, टाउ इक्वल टू I AB साइन थीटा। और यदि ये तो तार का एक फेरा है तब तो आई ए बी साइन थीटा होता है, लेकिन अगर तार के इस पर बहुत सारे फेरे लपेट दिए जाएं, n फेरे लपेट दिए जाएं, तो ये टाउ क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा n आई ए बी साइन थीटा। यानी स्क्वायर के ऊपर फेरों की संख्या कितनी हो, n हो जाए तो बलाघूर्ण का मान, टाउ का मान n आई ए बी साइन थीटा हो जाता है। ठीक है ना। और एक बात हम लोगों ने देखा था कि जब ये कुंडली था, जो ये कुंडली थी, इसमें कुंडली को हमने ऐसे सीधे नहीं रखा था, है ना। जब कुंडली को बिल्कुल सीधे रखा हुआ था तो टाउ का मान कितना आया था, 0 आया था, है ना। इसलिए क्या किया गया था, इस कुंडली को हल्का सा टेढ़ा करके रखा गया था, स्टार्टिंग से हल्का सा टेढ़ा करके रखा गया था, है ना। तब जाकर के बलाघूर्ण का मान क्या मिलता है, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा मिलता है। नहीं तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाउ का मान 0 होने का मतलब ये कुंडली घूमेगी नहीं, लेकिन हमें कुंडली को क्या करना है, घुमाना है। इसलिए स्टार्टिंग से इस कुंडली को क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में हल्का टेढ़ा रखेंगे। बात समझ में आई। ठीक, तो ये हम लोगों ने जो है कल की क्लास में पढ़ा है, इसका डेरिवेशन हुआ है बाकायदा। ठीक है, लास्ट क्लास तुम लोग देख लेना, नहीं देखा है, अगर ये वीडियो नहीं समझ में आएगा तो ये लोग नहीं देखा हुआ है तो, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये आपको आना जरूरी है ना। इसका यूज है और यही इसका सिद्धांत भी है, धारा मापी का जो प्रिंसिपल है वो यही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं कमल चंद्र मौर्य और आप मुझे मिल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल @UP बोर्ड वल्ला 19 पे। ठीक है, और जो भी वीडियो भेजे जाते हैं आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए उनको, ताकि लोग अधिक से अधिक देखें। ठीक है ना। और थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और तभी जो है वीडियो देख के बनाने का जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन वहीं से आती है। जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, लाइक करना तभी, जब वीडियो आपको समझ में आए तभी लाइक करना। ठीक है ना। तो टॉपिक धारा मापी। धारा मापी वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो क्लास 12 के सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है धारा मापी, वो केवल 2 प्रकार का पढ़ना है। पहला है निलंबित कुंडली, सॉरी धारा मापी में सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो है चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी, है ना। इंग्लिश में कहते हैं इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये पढ़ना है, टॉपिक है धारा मापी। लेकिन धारा मापी में भी हमें क्या पढ़ना है, कौन सा धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी।
चल मतलब हो गया मूविंग, कुंडली मतलब क्वाइल, धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर। तो शॉर्टकट में MCG, है ना। तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर ये पढ़ना है। अब ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है निलंबित, दूसरा है किलकित। किलकित इंग्लिश है ना, निलंबित कुंडली धारा मापी, और दूसरा है किलकित धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी। इसे कहते हैं इंग्लिश में सस्पेंशन या सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर, और इसे कहते हैं इंग्लिश में पाइवोटेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। तो धारा मापी पढ़ना है हम लोगों को। धारा मापी जो है उसमें से भी कौन सा धारा मापी पढ़ना है, चल कुंडली धारा मापी, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। आजकल जो धारा मापी आते हैं मार्केट में देखोगे आप, तो वो डिजिटल आने लगे हैं, लेकिन ये तब का गैल्वेनोमीटर है जब हम लोग स्टार्टिंग में लोगों ने जो है मेजर करना शुरू किया, तो सुई वाला, ठीक है ना, एनालॉग कहते हैं उसको। तो एनालॉग वाला हम लोगों को पढ़ना है, डिजिटल लोगों को नहीं पढ़ना। आजकल यूज होता है मार्केट में, अधिक से अधिक लोग यूज करते हैं, वो डिजिटल यूज करते हैं सुविधा के लिए अपने, लेकिन पहले ये यही था, है ना। जो लोगों को पढ़ना है सिलेबस में वही पुराना पढ़ना है। ठीक। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर ये दो प्रकार का होता है, निलंबित कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी, है ना, सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर और पाइवोटेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब एक बात समझ लेना कि जब ये दोनों हम पढ़ेंगे, है ना, तो इन दोनों की परिभाषा, इन दोनों की परिभाषा, सिद्धांत, कार्यविधि सेम, इन सब ये तीनों सेम। ठीक है। यानी लंबित कुंडली धारा मापी की जो परिभाषा लिखोगे वही इसकी परिभाषा किलकित वाले की, जो सिद्धांत इसका वही सिद्धांत इसका, जो कार्यविधि इसका वही कार्यविधि इसका। अंतर कहाँ है? ठीक है, अंतर है इन दोनों के संरचना में, है ना। इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है, ये तीनों सेम है। मतलब कि इस टॉपिक के अंदर आप लोगों के दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, निलंबित कुंडली धारा मापी भी और किलकित कुंडली धारा मापी, दो टॉपिक तैयार हो रहे हैं, है ना। और उन दोनों टॉपिक के लिए परिभाषा, सिद्धांत, कार्यविधि सेम है, दोनों में अलग क्या है, केवल संरचना। ठीक है। तो यहाँ आप ये तीनों बातें सेम लिखोगे दोनों में, ये क्यों अलग है दोनों का। ठीक है। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, है ना। तो क्योंकि अधिक ये पूछता भी यही है, और मैं तो ये चीजें जो है बिल्कुल क्लियर कर लो। पढ़ रहा है ये, इसके लिए तीनों सेम है, ये जो है इन दोनों के लिए तीनों सेम है, और ये संरचना इसका अलग अलग है। तो सबसे पहला है निलंबित कुंडली धारा मापी, है ना। पहला ये पढ़ना हम लोगों को, निलंबित सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले ये पढ़ना है। परिभाषा, थोड़ी उम्र ज्यादा है। परिभाषा, धारा मापी एक ऐसा उपकरण है
जिसकी सहायता से छोटी से छोटी धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा, ठीक है। तो धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से छोटी से छोटी धारा को हम पता कर सकते हैं कहीं पर धारा है या नहीं है। जैसे आप लोगों ने पीछे क्लासों में जो है पढ़ा होगा, जब हमने जो है क्लास लिया था व्हीटस्टोन सेतु, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है वो क्या करता है, धारा की उपस्थिति बताता है। और वही आप लोगों ने देखा होगा जो अननोन पीरियड पढ़ा होगा और 100 पीरियड पढ़ा होगा, वहाँ पर भी हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था, है ना। ये क्या करता है, केवल धारा को बताता है कि धारा है कि नहीं है ना। जब धारा नहीं होती तो उसकी सुई बिल्कुल बीच में होती है, जब धारा होती है तो सुई उसकी दाएं या बाएं की तरफ झुक जाती है, तो मतलब धारा है। और छोटी से छोटी धारा है ना, बहुत छोटी धारा अगर होती है तो उसको भी ये मन में क्या कर सकता है, बता सकता है कि यहाँ पे धारा है और माप भी सकता है। छोटी से छोटी धारा को पता लगा सकता है तथा मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक है। यानी छोटी छोटी धारा को पता भी लगा सकते हैं, उसको माप भी सकते हैं। यानी माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ इतनी छोटी छोटी धाराओं को हम इसके द्वारा माप सकते हैं और पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है। ये परिभाषा दोनों के लिए, निलंबित के लिए भी और किलकित के लिए भी, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांत की, प्रिंसिपल की। सिद्धांत, तो इसका सिद्धांत वही है जो हम लोगों ने कल पढ़ा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा। यानी सिद्धांत हम वही लिखेंगे कि जब किसी धारावाही कुंडली को मतलब जो सिद्धांत है ना कल जो लोग कल पढ़े टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा, उसी चीज को मैं लाइन बना के लिख दे रहा हूं, वही इसका क्या बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा। जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोण पर, सीधे रखना ही नहीं, कोण पर रखना है, तो चुंबकीय क्षेत्र में कोण पर रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, ये इसका सिद्धांत है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कल हम इस साइन थीटा को क्या किया था, हमने मैक्सिमम भी किया था और 90 के अंदर थीटा को 90 किया था, और थीटा को 90 करने का मैंने उपाय बताया था, कल समझाया था कि चुंबक को हम कैसा लेते हैं, हाफ शू मैग्नेट ऐसे लेते थे ना, हाफ शू मैग्नेट, और जो कुंडली है उसको कैसा बनाते थे, बेलनाकार, आयताकार न बना के बेलनाकार बनाते थे। तो उसके बारे में भी जिक्र होने वाला है। तो टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा, ये इसकी परिभाषा, सिद्धांत दोनों के लिए, निलंबित के लिए भी किलकित के लिए भी, ठीक है। अब आएगा संरचना, किसका संरचना, निलंबित का, है ना। किलकित की संरचना अलग, निलंबित के लिए अलग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो।
संरचना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, संरचना क्या है। ये है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब सिरा, टर्मिनल मतलब सिरा, टर्मिनल T1। ये है, इसे कहते हैं मरोड़ टोपी। ठीक है, मरोड़ टोपी। अब ये यहाँ जो है क्वायल, ये है क्वायल। ये है क्वायल, लपेटा गया है। ठीक है, और उस पार्ट से अंदर से डायग्राम इसका, और अंदर से यहाँ से एक और तार निकला है, ये स्प्रिंग। ठीक, स्प्रिंग, यहाँ पे एक और मरोड़ टोपी, यहाँ पे एक और मरोड़ टोपी, फिर यहाँ पे एक और टर्मिनल, जैसे यहाँ पे टर्मिनल था, ठीक है। तो ये एक और टर्मिनल है, दूसरा वाला टर्मिनल T2, टर्मिनल T1, टर्मिनल T2। ये जो तार है ना, ये है तार। ठीक है, लेकिन ये मजबूत तार है, ये बना होता है ट्रांसफर। ठीक है, फास्फर, फास्फर ब्रांच। ठीक, फास्फर ब्रांच का बना होता है, फास्फर ब्रांच का तार। ये आप समझ रहे हो क्या है, कुंडली है। अब यहाँ लगा होता है चुंबक, मजबूत बड़ा बड़ा। ठीक है, ये है मजबूत बड़ा बड़ा चुंबक, और ये ऐसे होता है, ऐसे। ठीक, जैसे जो हम कल बताए थे आप लोगों को, इस चुंबक को क्या कहते हैं, हार्स शू मैग्नेट। ठीक है ना, हार्स शू मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये है चुंबक, ये हो गया स्प्रिंग। ये स्प्रिंग भी ना किसका बना होता है पता, ये स्प्रिंग भी फास्फर ब्रांच का ही बना होता है, फास्फर ब्रांच का ही बना होता है ये भी। ठीक है, और अब ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली ऐसे नहीं होती है। मैंने कहा था ना कि कुंडली क्या होती है, टिल्टेड होती है, हल्के से झुका करके होती है ना। ये जो कुंडली होती है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में कैसे होती है, लंब बिल्कुल सीधे नहीं रहती, हल्के से कोण बना के रहती। तो ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में कोण बना करके रहती है हल्के से। ये ना हल्के से कोण बना के रहती है। ये इस तरह से रहती है कुंडली, कोण बना करके। ठीक है, ये संरचना आप लोग बना लो, इस पर मैं दिखा रहा हूँ क्या 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 चीज है। ठीक है, इस तरह से। और
यहीं पे यहाँ पे ही ये यहाँ से निकला होता है सुई, ठीक है, यहाँ से निकला होता है सुई, मिटा दे रहे हेडिंग। ये निकला होता है सुई, और ये जो है यानी ये हो गया सुई मतलब संकेतक, संकेतक जो धारा को दिखाएगा, ये है सुई संकेतक, और ये इसका पाठ्यांक, रीडिंग यहीं से लेंगे, पाठ्यांक स्केल है ना, ये हो गया स्केल संकेतक, ठीक है। तो इस तरह से संरचना आप लोग इसका बना लो। ठीक है, वीडियो परफेक्ट चल रहा है, इसका बना लो आप लोग। संकेतक, ठीक है। तो क्या लिखोगे संरचना में, संरचना में लिखोगे संरचना में लिखोगे आयताकार, आयताकार नर्म लोहे के कोर पर, ये जो तार लपेटा गया है ना, ये तार लपेटने के लिए क्या चाहिए होता है, तार ऐसे तो नहीं कि तार हवा में लपेट दोगे, इस तरह से हवा में लपेट दोगे तार को, तार को लपेटने के लिए पहले एक बेस चाहिए, उस बेस के ऊपर तार को लपेटेंगे। जो बेस बना होता है ना वो नर्म लोहा का बना होता है, उसके ऊपर तार को लपेटते हैं, जैसे तुम लोगों ने ट्रांसफार्मर में देखा था, ठीक है ना, वैसे ही। तो आयताकार नर्म लोहे के कोर पर तार के अनेक फेरे लपेटे हुए, अनेक फेरे लपेटे हुए एक, अनेक फेरे लपेटे हुए एक कुंडली लेते हैं, कुंडली लेते हैं, ठीक है। आयताकार नर्म लोहे के कोर पर तार के अनेक फेरे लपेटे हुए एक कुंडली लेते हैं। कुंडली का ऊपरी सिरा, ये किस कहाँ लिखना है, सब संरचना में लिखना है, चित्र बनाना है, संरचना में लिखना है। कुंडली का ऊपरी सिरा, कुंडली का ऊपरी सिरा फास्फर ब्रांच की, कुंडली का ऊपरी सिरा फास्फर ब्रांच की पत्ती से, फास्फर ब्रांच की पत्ती नहीं बल्कि फास्फर ब्रांच के तार, ठीक है, फास्फर ब्रांच के तार से होकर मरोड़ टोपी तथा टर्मिनल T1 से जुड़ा होता है, तथा टर्मिनल T1 से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे कुंडली का निचला सिरा, ऊपरी सिरा देख लिया हमने, कुंडली का निचला सिरा, कुंडली का निचला सिरा फास्फर ब्रांच के स्प्रिंग से होकर, निचला सिरा फास्फर ब्रांच की स्प्रिंग से होकर
होकर मरोड़ टोपी तथा टर्मिनल T2 से जुड़ा होता है, निचला सिरा मरोड़ टोपी था, टर्मिनल T2 से जुड़ा होता है। ठीक है, अब है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या किए हैं, है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए दो बड़े बड़े क्या दिए गए हैं, चुंबक लिए गए हैं। कैसे, हॉर्स शू मैग्नेट, है ना। लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो विशाल हॉर्स शू मैग्नेट लिए गए हैं। लिख लेना ये, ठीक है। तो इसकी संरचना में रहेगा कि आयताकार नर्म लोहे के फ्रेम के ऊपर कोर पर तार के अनेक लपेटे हुए कुंडली लेते हैं। कुंडली का ऊपरा सिरा फास्फोर ब्रांच के तार से होकर मरोड़ टोपी तक टर्मिनल T2 से जुड़ा होता है, ठीक है ना। और निचला सिरा स्प्रिंग से होकर मरोड़ टोपी तक टर्मिनल T2 से जुड़ा होता है। और चुंबकीय उत्पन्न करने के लिए दो विशाल हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। और पाठ्यांक को पढ़ने के लिए क्या लगा होता है, संकेतक तथा पाठ्यांक, है ना। यानी इसके द्वारा जो हमें धारा के मान को पढ़ने के लिए पाठ्यांक का संकेतक लगा होता है, ठीक है ना। ये इसका हो जाएगा क्या, संरचना। मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो इसको, ठीक है। तो परिभाषा हो गया कि क्या होता है, छोटी धारा को माप सकता है और उसको पता कर सकता है कहीं पर भी। दूसरा काम क्या कर सकता है, ये दूसरा परिभाषा सिद्धांत क्या लिखा सिद्धांत हम लोगों ने कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली को रखते हैं तो उसके ऊपर क्या करता है, बलागुण कार्य करता है। कितना, टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा। सिद्धांत हो गया, संरचना हो गया। अब इसकी क्या पढ़ेंगे हम, कार्यविधि। इंपॉर्टेंट इसकी कार्यविधि ही है, ठीक है, तो समझना है हमें। देखो, कार्यविधि तुम लोग समझ लेंगे, लेकिन इस चित्र के जरिए तुम लोगों को बात हम बता दे रहे हैं कि जैसे क्या करना है, हमें धारा मापना है, धारा को पता करना है। तो जिस धारा को पता करना है वो धारा लेकर के कौन आएगा, ये तार लेकर के आएंगे। ये जो तार दिख रहे हैं, ये तार क्या करेंगे, जिस धारा को मापना है, मान लो कि, है ना, यहाँ पे ये करंट है, यहाँ पे एक करंट है। इस करंट को क्या करना है, हमें पता करना है या मापना है, इस करंट को मेजर करना है। तो क्या करेंगे, इस करंट को दो तार से लेकर के आएंगे और दोनों तार को यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक। और जो दोनों तार को जोड़ देंगे तो ये जो करंट है, अब ये करंट यहाँ टर्मिनल से होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा। फिर यहाँ से होकर के फास्फोर ब्रांच के तार से होकर के स्प्रिंग से होकर के कहाँ पहुँचेगा, कुंडली में पहुँचेगा, ठीक। तो जैसे ही कुंडली में करंट पहुँचेगा, है ना, जैसे ही ये करंट यहाँ से कुंडली में पहुंचेगा, है ना, तो क्या बताया था हमने कि अब ये है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या है, एक कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो कल ही बताया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाहिक कुंडली रखी हो तो उसके ऊपर क्या करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा। तो ये क्या होगा, इसके ऊपर बल आघूर्ण कार्य करेगा। बल आघूर्ण कार्य करेगा तो ये क्या होगा, घूमेगा, ठीक है। जब ये घूमेगा, इसके घूमने के साथ ये सुई क्या होगी, ये सुई भी आगे बढ़ेगी, है ना। इसके घूमने के साथ ये सुई भी आगे बढ़ेगी। तो करंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब सुई यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। अब सुई यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई तो करंट क्या हो गया, मेजर हो गया। पढ़ लेंगे, देख लेंगे करंट सुई कितना आगे भागी है। सुई जितना आगे भागी होगी हम कह देंगे कि करंट का मान इतना है, करंट निकल जाएगा। तो समस्या ये नहीं है, ठीक है ना। अब ये जैसे ही करंट फ्लो होगा वो संकेतक इधर भागेगा और हम रीडिंग को पढ़ लेंगे, करंट का मान पता चल जाएगा।
अब क्या होगा, जैसे कि मान लो, जैसे ही तुम क्या करोगे, करंट को यहाँ से हटाओगे, जिस करंट को मेजर करना करंट को हटाओगे, अब देखो क्या होता है कि जब ये सुई इस समय ऐसे जाती है और जब ये घूम रहा होता है, जब करंट फ्लो हुआ, बलागुड़ कार्य किया, बलागुड़ कार्य करने के लिए क्या हुआ, घूमेगा। जब ये घूमेगा तो जो फास्टर ब्रांच की जो पत्ती है ना, ये ऐंठन खाती है, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो ये इस तरह से, वो देखा तुम लोग झूला देखा होगा, झूला, ठीक है। झूले में क्या होता है, तुम लोगों ने झूला में चक्री खाया होगा, इस तरह से दो रस्सी है, रस्सी से तुम्हारा पटरा लगा होता है और इस पटरे पे लोग बैठे होते हैं, उसको लोग क्या करते हैं, पटरे को घुमा देते, खूब घुमा देते। तो जो रस्सी वो क्या करती है, ऐंठन खाती है ना। और फिर जैसे ही झूला को छोड़ते हैं तो झूला क्या होता है, फिर वापस जाता है। तो क्या हो रहा है कि जब हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं तो वह ये क्या कर रहे हैं, हम बल आघूर्ण उस झूले को दे रहे हैं। लेकिन जैसे उसको छोड़ते हैं तो जो रस्सी ऐंठन खाई है ना, उसको वापस लेकर के जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम झूले को घुमाते हैं तो हम बल आघूर्ण देते हैं और रस्सी में क्या होता है, बल आघूर्ण इकट्ठा होता है। रस्सी में बल आघूर्ण इकट्ठा होता है, उस बल आघूर्ण को कहते हैं हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण, ठीक है। तो जब हम झूले को घुमा रहे हैं तो बल आघूर्ण उसको दे रहे हैं, लेकिन रस्सी में एक अलग से बल आघूर्ण इकट्ठा हो रहा है, इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण। और जैसे झूले को छोड़ते हैं तो वही प्रत्यानयन बल आघूर्ण उसको क्या करता है, वापस लेकर के आता है। बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो तार है ना, एक रस्सी की तरह है, ये जो तार एक रस्सी की तरह है। जब ये घूमेगा तो जब ये घूमेगा इस तरह से, तो जो रस्सी है वो ऐंठन खाएगी। ये कुंडली क्या है, इधर घूम रही है, लेकिन रस्सी क्या होगी, ऐंठन खाएगी इधर, ठीक है। अब जैसे ही अब ऐंठन खा रही है, संकेतक अपना इधर बढ़ गया, मैंने धारा के मान को पढ़ लिया। जैसे ही तुम धारा के मान को हटाओगे, यानी यहाँ से धारा बहना बंद करेगी, वैसे ही जो इसका रस्सी है और नीचे क्या लगा, स्प्रिंग, दोनों फास्फर ब्रांच का तार और स्प्रिंग दोनों साथ में ऐंठन खाती हैं। ये जो बलागुड़ कार्य करता है तो कुंडली घूमता है, लेकिन जो स्प्रिंग और जो ऊपर तार है ना, ये विपरीत दिशा में ऐंठन खाते हैं। और जब ऐंठन खाते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, प्रत्यानयन बलागुड़ इकट्ठा होता है और वही बलागुड़ क्या करता है, इसे पुनः वापस लेकर के आता है। तो कुंडली को क्या करेगा, वो झटक के कहाँ करेगा, वापस कर ला देगा। कुंडली को घुमाया कौन, कुंडली को घुमाया जब हमने इसको क्या दिया था, करंट दिया था, और करंट देने पे कुंडली घूमी, बलागुड़ उत्पन्न हुआ, कुंडली घूमी। लेकिन कुंडली घूमने पर तार में और स्प्रिंग में क्या उत्पन्न हुआ, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। जैसे ही तुम क्या करोगे, इस करंट को हटाओगे तो वो जो बल आघूर्ण है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, उसको क्या करता है, वापस लेकर के आता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में, पुनः अवस्था में लेकर के आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है और वही जो है चीज मैं लिखने जा रहा हूँ कार्यविधि में, ठीक। इस चित्र को मैं मिटाऊंगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। ठीक, कार्यविधि हेडिंग बना लो, कार्यविधि, वर्किंग, है ना। देखो वर्किंग में लिखोगे, माना n फेरों वाली, n फेरों वाली तथा a क्षेत्रफल वाली, माना n फेरों तथा a क्षेत्रफल वाली एक कुंडली B चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है ना। फेरों की संख्या कुंडली के ऊपर कितनी है, n, क्षेत्रफल उसका कितना है, a, और जो चुंबक थे, जो चुंबकीय उत्पन्न किए थे, वो कितना उत्पन्न किए थे, B, ठीक है। चुंबकीय B में स्थित है। अब क्या करेंगे हम, धारा कहाँ से मिलेगा, जिस धारा को मापना है उस धारा से धारा मिलेगा। तो लिखेंगे
मापी जाने वाली धारा को, ठीक है, मापी जाने वाली धारा को टर्मिनल T1 तथा T2 से जोड़ देते हैं, या जोड़ने पर मापी जाने वाली धारा को, जिस धारा को मापना है उसको टर्मिनल T1 तथा T2 से जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर कुंडली में धारा प्रवाहित, मापी जाने वाली धारा का मान लिख लो I। मापी जाने वाली धारा I को टर्मिनल T1 तथा T2 से जोड़ने पर कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है तथा कुंडली पर, है ना, अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कुंडली है, कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, तथा कुंडली पर, है ना, धारा प्रवाहित होने तथा कुंडली पर बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, और कितना, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। कितना बल आघूर्ण कार्य करने लगता है ना। तो जब ये बल आघूर्ण कार्य करेगा तो जो तार है और जो स्प्रिंग है वो क्या करेंगे, ऐंठन खाएंगी, है ना, और ऐंठन खाएंगी तो क्या होगा, उनमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, कौन सा, प्रत्याम्नाय बल आघूर्ण, जो उस कुंडली को क्या करेगा, वापस लाने का प्रयास कर रहा होगा, है ना, और जितनी कुंडली ऐंठन खाए, जितनी कुंडली घूमेगी उतना ही स्प्रिंग क्या करेगा, ऐंठन खाएगा, है ना। तुम झूले को जितना 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 घुमाते हो, झूला उतना तेज से वापस आता है ना। सेम यहाँ पर भी है, जितना धारा दोगे, है ना, जितना धारा दोगे उतना ही क्या होगा, उसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, उतना ही ज्यादा बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जितना ज्यादा बल आघूर्ण उत्पन्न होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ऐंठन होगा, उतना ज्यादा ऐंठन होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगी, जो सुई होगी उतना ज्यादा भागेगी, यानी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सुई भागेगी, मतलब सुई में उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, है ना, सुई में उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सुई उतना ज्यादा अपने जगह से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। जितना ज्यादा धारा का मान होगा उतना ही ज्यादा बल आघूर्ण होगा, उतना ज्यादा ऐंठन होगा, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा सुई में, यानी कि धारा का मान जितना होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, किसमें, सुई में। धारा का मान तुम जितना अधिक मापोगे उतना सुई क्या होगी, देखो ये सुई मान लो 0 पे, सुई 0 पे, धारा को मापना है, तुम धारा कम दोगे तो सुई में कम विक्षेपण होगा, तुम धारा अधिक दोगे सुई में अधिक विक्षेपण होगा, है ना। तो डिपेंड करता है धारा के ऊपर, तो कैसे धारा डिफ्लेक्शन में चेंज हो रही है वो दिख रहा है। धारा से क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण से ऐंठन, ऐंठन से डिफ्लेक्शन, ठीक है। लिखेंगे जैसे ही कुंडली घूमने लगती है उसी समय तार तथा स्प्रिंग में, जैसे ही कुंडली घूमने लगती है उसी समय तार तथा स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण कितना होगा, है ना, इसको कहते हैं टाउ रिस्टोरिंग,
टाउ रिस्टोर मतलब प्रत्यानयन। तो ये है बल आघूर्ण धारा के द्वारा, और ये है रिस्टोरिंग का प्रत्यानयन वाला। या लिखना तो यहाँ पे लिख लो टाउ प्रत्यानयन लिख लो छोटा सा। तो ये कितना होगा, तो ये होता है टाउ प्रत्यानयन इक्वल टू C5। टाउ प्रत्यानयन इक्वल टू क्या होता है C5। अब ये C5 क्या है, ठीक है ना। अब ये C5 क्या है, देखो C तो है नियतांक, C तो है नियतांक, इस C को हम लोग कहते हैं ऐंठन नियतांक, ठीक है। इसे कहते हैं ऐंठन नियतांक, या इसका नाम है मरोड़ नियतांक। मरोड़ नियतांक, ऐंठन नियतांक, या इसका नाम है मरोड़ नियतांक। फाई क्या है, फाई है ना उस सुई का डिफ्लेक्शन, सुई जितना कोण भूमि है वो क्या है, फाई है, ठीक है। प्रत्यानयन बल आघूर्ण बराबर क्या होता है C5। सी को कहते हैं ऐंठन नियतांक या मरोड़ नियतांक, और फाई क्या है, फाई है जितना ये सुई घूम रही है, ठीक है। अब ये कैसे आया, इसके बारे में भी तुम चर्चा कर सकते हो मुझसे, है ना, कि ये टाउ इक्वल टू C5 कैसे आया। देखो एक्चुअली जो नियतांक होता है, ये नियतांक सभी गैल्वेनोमीटर के लिए अलग अलग होता है, ये नियतांक। तो ये नियतांक कैसे होता है, ऐसे होता है कि जैसे मान लो सुई 1 डिग्री घूमी, सुई 1 डिग्री घूमी, तो उसके लिए इस नियतांक का मान होता है कितना, C। अगर सुई 1 डिग्री घूमी तो नियतांक का मान क्या होगा, C होगा। तो अगर 1 डिग्री घूमी है, नियतांक का मान C है, देख लो फाई बराबर 1 डिग्री रखोगे तो टाउ का मान कितना आएगा, C। सुई 2 डिग्री घूमी, तो 1 डिग्री घूमने पर नियतांक का मान C, 2 डिग्री घूमने पर नियतांक का मान कितना, 2C। 3 डिग्री घूमने पर नियतांक का मान कितना, 3C। 4 डिग्री घूमने पर नियतांक का मान कितना, 4C, ठीक है ना। तो ये नियतांक का मान क्या हो रहा है, देख रहा है। या फिर ऐसे ही क्या करें, अगर ये ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री घूमते घूमते अगर सुई कितना डिग्री घूम गई, 5 डिग्री, 1 डिग्री घूमने पर 1C, 2 डिग्री घूमने पर 2C, 3 डिग्री घूमने पर 3C, 4 डिग्री घूमने पर 4C, तो 5 डिग्री घूमने पर क्या होगा, 5C, 5C है ना। 5 डिग्री घूमने पर कितना हो जाएगा, 5C या C5, वही बात है। तो टाउ प्रत्यानयन बराबर क्या होता है, C5 होता है, वो इसी तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होने लगता है कितना, टाउ प्रत्यानयन इक्वल टू C5, समीकरण नंबर 2, जहां C क्या है, ऐंठन नियतांक है, और फाई क्या है, तो फाई है वही डिफ्लेक्शन एंगल, है ना। मिटा दें, ठीक है। और ये क्या होगा, जितना तुम्हारा ये बल आघूर्ण उत्पन्न होगा उतना ही ये इसका मान होगा। जितना तुम्हारा जो कॉइल है घूमेगी, उतनी यदि क्या होगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये लिखना है अब, और बस काम हो गया, देखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। क्या होता है, लिखोगे बल आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बल आघूर्ण। बल आघूर्ण कितना है, टाउ, और ये कितना है, टाउ प्रत्यानयन, दोनों क्या है, बराबर है। तो टाउ का मान कितना है, NIAB sin थीटा, और टाउ प्रत्यानयन का मान कितना है, C5। तो I बराबर कितना हो जाएगा, I का मान निकालो, I बराबर हो जाएगा I बराबर C अपॉन NAB, से पक्षांतर हो जाएगा, B हो जाएगा NAB साइन थीटा और फाई, ठीक है। C अपान NAB साइन का भाग हो जाएगा इसमें, बल्कि इसको ऐसे लिखो, C अपान NAB फाई अपान साइन थीटा, फाई अपान साइन थीटा। देखो C क्या था, नियतांक, N क्या है, फेरों की संख्या। गैल्वेनोमीटर जब हम बनाते हैं तो उसमें फेरों की संख्या जो एक बार डल गई वही रहेगी हमेशा के लिए, क्षेत्रफल फिक्स हो गया। चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान भी हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये नियतांक हो गया, ये नियतांक हो गया पूरा। तो I
किसके प्रोपोर्शनल, और ये नियतांक है तो आई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आई प्रोपोर्शनल हो गया किसके, फाइव अपान साइन थीटा के, आई प्रोपोर्शनल फाइव अपान साइन थीटा के। यही प्रूफ करना होता है कार्य विधि में, हम यही प्रूफ करते हैं कि आई प्रोपोर्शनल क्या होता है, फाइव अपान साइन थीटा। ठीक, एक्चुअल में देखो क्या होना चाहिए, आई प्रोपोर्शनल फाइव होना चाहिए एक्चुअल में। क्यों, क्योंकि हम ये क्या प्रूफ कर रहे हैं, यही ना प्रूफ कर रहे हैं कि धारा का मान जितना होगा, ठीक है, धारा का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बल लागुण टाउ का मान होगा। जितना ज्यादा बल लागुण का मान होगा उतना ज्यादा सुई घूमेगी, सुई में डिफ्लेक्शन होगा, यानी उतना ज्यादा क्या होगा, फाई का मान होगा। यानी हम प्रूफ कर रहे हैं कि आई जितना ज्यादा आई का मान होगा उतना ज्यादा टाउ का मान होगा, जितना ज्यादा टाउ का मान उतना ज्यादा फाई का मान। यानी हम ये प्रूफ कर रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्ट है ना, ये देखो कह रहे हैं आई प्रोपोर्शनल टाउ, मतलब आई के मान से क्या होगा, टाउ उत्पन्न होगा, टाउ उत्पन्न होने से क्या होगा, फ्लक्स, फ्लक्स कह रहे हैं डिफ्लेक्शन, है ना। जब हम क्या किए थे, दोनों टर्मिनल से धारा दिए थे तो धारा देने पे क्या हुआ था, कुंडली में धारा प्रवाहित हुई थी, उससे क्या उत्पन्न, बलागुण उत्पन्न हुआ था। जितना ज्यादा धारा का मान दोगे बलागुण उतना ज्यादा होगा, उतना क्या होगा, उतना ज्यादा कुंडली घूमेगी, जितना ज्यादा कुंडली घूमेगी संकेतक उतना ज्यादा घूमेगा, यानी फाई का मान क्या उतना ज्यादा होगा, फाई का मान ज्यादा होगा। तो हम क्या कहेंगे कि इनडायरेक्टली कहेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि आई प्रोपोर्शनल क्या होता है, फाई होता है, यानी ये बात हमें प्रूफ करनी होती है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, आई प्रोपोर्शनल फाइव, आई प्रोपोर्शनल फाइव प्रूफ कर रहा है कि जितना ज्यादा धारा का मान होगा, जितना ज्यादा धारा का मान होगा, जितना ज्यादा धारा का मान होगा उतना ही सुई क्या होगी, अधिक डिफ्लेक्ट होगी। अगर धारा का मान कम है तो सुई का डिफ्लेक्शन कम है, अगर धारा का मान ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन का मान क्या है, ज्यादा है। यही बात हमें प्रूफ करनी थी गैल्वेनोमीटर में कि धारा मापी कैसे बनाया गया है, इस प्रकार बनाया गया है कि धारा का मान अधिक है तो सुई का विक्षेपण अधिक होना चाहिए, है ना, और अगर धारा का मान कम है तो सुई का विक्षेपण कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम फाइनली प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन ये ना प्रूफ हो, क्या प्रूफ हो रहा है, प्रूफ हो रहा है आई प्रोपोर्शनल फाइव अपान साइन थीटा। उन लोगों की किताब में साइन थीटा को पहले से इग्नोर कर दिया गया है, लेकिन फाइन साइन थीटा को इग्नोर नहीं कर सकते हम। साइन थीटा को इग्नोर करने के लिए जुगाड़ लगाया गया है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं निलंबित में साइन थीटा को इग्नोर नहीं कर सकते। तो निलंबित के लिए क्या प्रूफ होता है, निलंबित के लिए प्रूफ होता है आई प्रोपोर्शनल फाइव अपान साइन थीटा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, कार्य विधि। तो क्या पढ़ लिया हमने, परिभाषा पढ़ लिया, सिद्धांत पढ़ लिया, संरचना पढ़ लिया, और ये क्या हो गया, कार्य विधि धारामापी का। ठीक है, कौन धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक, अब ये प्रूफ किसके लिए, निलंबित के लिए। तुम्हें क्या पढ़ना है, किलकित पढ़ना है। अब देखो किलकित क्यों आया, यही समझ में आ जाएगा, है ना। देखो एक्चुअली निलंबित क्या होता है, निलंबित वाला जो धारामापी है वो बिल्कुल सही धारा नहीं मापता, बिल्कुल सही धारा नहीं मापता। कौन, निलंबित वाला। क्यों, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल फाई नहीं है, बल्कि आई प्रोपोर्शनल फाई अपान साइन थीटा है, इसलिए सही से धारा नहीं मापता। तो सही धारा मापने के लिए क्या होना चाहिए, सही धारा मापने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, आई प्रोपोर्शनल फाई मिलना चाहिए। और ये आई प्रोपोर्शनल फाई कब मिलेगा, आई प्रोपोर्शनल फाई कब, जब साइन थीटा का मान कितना हो, 1 हो। कब मिलेगा, जब साइन थीटा का मान कितना हो जाए, ध्यान समझो इस चीज को। निलंबित में क्या प्रूफ हुआ, निलंबित में प्रूफ हुआ कि आई प्रोपोर्शनल फाई अपान साइन थीटा। मैंने कहा कि निलंबित बिल्कुल सही धारा का मापन नहीं करता। क्यों, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल फाई अपान साइन थीटा है और हमें चाहिए क्या, आई प्रोपोर्शनल फाई चाहिए। तो आई प्रोपोर्शनल फाई कब मिलेगा, आई प्रोपोर्शनल फाई तब मिलेगा जब साइन थीटा का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए। जब साइन थीटा का मान 1 भर दोगे तो आई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा ना। तो साइन थीटा का मान 1। तो साइन थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान क्या होता है, 90 डिग्री। साइन थीटा का मान 1 कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री। और थीटा क्या होता है, थीटा कोण होता है किसके बीच का, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का। थीटा कोण होता है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का, थीटा वाला कोण। तो बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए।
है ना, 90 डिग्री होना चाहिए। और ये कोण 90 डिग्री हमें नहीं मिलता है। हमने सुई को देखा था, कुंडली को कैसे रखा था, थीटा डिग्री कोण पर रखा था, है ना। इस चुंबकीय क्षेत्र में इस कुंडली को कैसे रखा, थीटा डिग्री कोण पर रखा था। लेकिन हमें ऐसे रखना है इसको कि थीटा का मान क्या मिले, 90 मिले। तो थीटा का मान 90 मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र हम यूज करते हैं। ठीक है, बात को ध्यान समझो, क्या यूज करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि क्या नाम याद रखोगे, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। सारा जुगाड़ किसके लिए हो रहा है, इस साइन थीटा को हटाने के लिए। ये तुम्हारी किताब में नहीं मिलेगा ये चीज, ठीक है। त्रिचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है हमें। अब ये त्रिचुंबकीय कैसे उत्पन्न होगा, ये उत्पन्न होता है इस मैग्नेट से। मैग्नेट ऐसा नहीं लिया मैंने, कैसा लिया है, हॉर्स शू मैग्नेट लिया हुआ है। हिंदी में इसका नाम मुझे नहीं पता इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा लेते हैं। और कुंडली आयताकार नहीं लेते बल्कि कुंडली कैसा लेते हैं, बेलनाकार। सुनो अब ध्यान से, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लेना पूरा। ये किसके लिए है, निलंबित के लिए, वर्किंग। अब देखो क्या किया गया, हमें करना है साइन थीटा बराबर 1, यानी थीटा का मान क्या करना है, 90 डिग्री। और थीटा किसके बीच का कोण है, बी और ए के बीच का कोण है। थीटा का 90 मिलेगा जब हमें क्या मिलेगा, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। और साथ साथ एक और चीज देखो, साथ साथ एक और चीज ये है कि हमने ले लिया हॉर्स शू मैग्नेट। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र किससे मिलेगा, ये मिलेगा हमें, किससे मिलेगा, हॉर्स शू मैग्नेट से मिलेगा। तो इस क्या किया गया कि जो एक कुंडली था आयताकार था ना, उस कुंडली को आयताकार न लेकर के, उस कुंडली को आयताकार न लेकर के देखो, ये तो हो गया तुम्हारा हॉर्स शू मैग्नेट, जो क्या उत्पन्न करेगा, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। तो ये मैग्नेट तो वहां भी लिए थे निलंबित वाले में, वहां तो हमको थीटा बराबर 90 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसमें दो बातें हैं, एक तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र भी चाहिए, और साथ साथ में जो हम कुंडली लिए थे, कैसा लिए थे, आयताकार, वो आयताकार नहीं लेना, वो कुंडली हमें कैसा लेना है, बेलनाकार लेना है। वो कुंडली हमें बेलनाकार लेना है, और इस बेलनाकार कुंडली के ऊपर तार को ऐसे लपेटना है। ऐसे लपेटना है, ठीक है। तो कुंडली कैसा लेना है, बेलनाकार। और चुंबकीय लेना कैसा लेना है, त्रिचुंबकीय क्षेत्र। तब जाकर के थीटा का मान क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तब जाकर थीटा का मान 90 मिलेगा। वो भी कैसे समझाएंगे, इसको समझा रहे हैं इसको कैसे, देखो, ठीक है। थीटा का मान 90 मिलेगा, तब जाकर थीटा का मान 90 मिलेगा। और जब थीटा का मान 90 मिलेगा तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। साइन थीटा का मान 1 हो तो आई प्रोपोर्शनल सी अपान, सॉरी, आई प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, सीधे सीधे फाई आ जाएगा, ठीक। और इसको अगर ऊपर से देखो, ये जो बेलनाकार कुंडली है, इसको अगर ऊपर से देखोगे, है ना, इस बेलनाकार कुंडली को ऊपर से देखोगे, ऐसे देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, तो तुम्हें दिखाई देगा ऐसा कुछ। तो तुम्हें दिखाई देगा ये कुछ इस प्रकार का, है ना। ये ऊपर का तुमको टॉप दिखाई देगा, ऊपर से देख रहे हो ना, तो क्या दिखाई देगा, केवल ऊपर का भाग दिखाई देगा। और ये तार का लपेटा हुआ भाग दिखाई देगा, ये तार लपेटा है तुमने, ये दिखाई देगा। और ये रहा तुम्हारा हॉर्सशू मैग्नेट, यन एस। ऐसे होता है चुंबकीय क्षेत्र इसका। ठीक है। अब इस कंडीशन में थीटा बराबर हमेशा क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। बाकी सारा काम वही है, बाकी सारा काम वही है। इसमें यहां से क्या करते हैं, एक हम निकाल देंगे संकेतक। ये क्या होगा, इसका पाठ्यांक, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा संकेतक, ये हो गया चुंबक, है ना।
ये हो गया बेलनाकार कुंडली, बेलनाकार कुंडली, ठीक है बस। और ये तुम्हारा हो गया पाठ्यांक। और ये संरचना किसकी हो गई? ये संरचना हो गई, हेडिंग बना देना, है ना, ये हेडिंग बना देना। कौन सा धारामापी है ये? किलकित कुंडली धारामापी, सेकेंड वाला। तो जो किलकित कुंडली धारामापी है उसकी संरचना कैसे आई, ये बात समझ में आई। निलंबित वाले में क्या दिक्कत था? क्योंकि वहां पे आई प्रोपोर्शनल 5/sin थीटा मिल रहा था, और मैंने कहा निलंबित एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता, और एग्जैक्ट रीडिंग कौन देता है? किलकित कुंडली धारामापी देता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कमी थी इसमें निलंबित वाले में, इसमें उस कमी को क्या किया गया? दूर कर दिया गया। कैसे? थीटा बराबर 90 करिए। कैसे किया थीटा बराबर 90? क्या यूज किए हम? एक यूज किए त्रिचुंबकीय क्षेत्र। क्या यूज किया हमने? त्रिचुंबकीय क्षेत्र, और प्लस बेलनाकार कुंडली, प्लस बेलनाकार कुंडली। ऐसा यूज करने से क्या मिला? थीटा बराबर में 90 डिग्री। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर यूज करने से थीटा बराबर 90 डिग्री कैसे मिला? थीटा किसके बीच का कोण होता है? थीटा कोण होता है बी और ए के बीच का। ये है बी का दिशा, ये है बी का दिशा, चुंबकीय क्षेत्र दिशा ऐसे, ठीक। अब जो कुंडली तुम लिए हो, देखो ऐसे होगा, इमेजिन करना, ये हो गया चुंबक नॉर्थ, ये हो गया चुंबक साउथ, बीच में क्या हो गया? बेलनाकार कुंडली। तो बेलनाकार जो कुंडली है उसका क्षेत्रफल का दिशा किधर होगा? ये जो बेलनाकार कुंडली लिए हो उसकी दिशा किधर होगी? ऊपर, नीचे या अगल बगल? क्या बताओगे? ये हो, देखो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ, नॉर्थ और साउथ लिए उसका किधर होगा? चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, नॉर्थ से साउथ। लेकिन जो बेलनाकार कुंडली लिए हो उसका दिशा किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। और जो आयताकार लिए थे उसमें दिशा किधर था? ऐसे था। इसलिए जो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा? नॉर्थ से साउथ चुंबकीय क्षेत्र और बेलनाकार कुंडली, और उसका दिशा किधर होगा? ऊपर। तो कोण कितना बनेगा बी और ए के बीच का? 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री जब मिलेगा तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, और जो समस्या थी आई प्रोपोर्शनल 5/sin थीटा वो खत्म हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? किलकित कुंडली धारामापी। ये चित्र बना लेना इसमें, किलकित कुंडली धारामापी में, और लिख लेना इसमें, है ना, कि कुंडली को कहाँ, कुंडली की तार को कहाँ लपेट देते हैं? बेलनाकार नर्म लोहे के ऊपर, बेलनाकार नर्म लोहे के कोर के ऊपर लपेट देते हैं। बड़े बड़े चुंबक ले लेते हैं, संकेतक है, ये सब चीजें लिख लेना इसको अपने से, ठीक है। तो ये तुम्हारा था आज की क्लास धारामापी, तो समझाने का प्रयास किया हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना। एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देखना। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है, थोड़ा सा टॉपिक वैसा है, ठीक है ना, क्योंकि इमेजिन करना ज़्यादा इसमें है, तो इसमें जो है ध्यान से इसको तैयार कर लेना। अब इसके बाद टॉपिक होगा, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, जैसे धारा सुग्राहिता क्या है, वोल्टेज सुग्राहिता क्या है, अमीटर में रूपांतरण, वोल्टमीटर रूपांतरण, ये सारी चीजें कन्वर्जन सिर्फ जो है अगली क्लास में लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस नहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।